हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगस्त थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने विजेता बैच बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया है। हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको इस बैच की सभी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी और इसके लिए हम आपको डेमो वीडियोस और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगी। तो एक बार अगर आप हमारे डेमो पीडीएफ्स देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें आपको मिलेगी, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस कोर्स की जो फीस है वो 399 है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद फिर ये जो कोर्स फीस है ये अपने रेगुलर प्राइस पर आ जाएगी 999 पर। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और जितने भी बैंकिंग एग्जाम हैं आपके सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। पूछना है कि गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में विकसित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है छत्तीसगढ़। आपको जाना चाहिए छत्तीस गवर्नमेंट एक नया टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश करने वाली है, जो कि इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर रिजर्व का नाम होगा गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। आपको बता दें इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला सेंचुरी इनके एरिया को इंटीग्रेट करके ये टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और किन डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा ये? महेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया सूरजपुर एंड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये टाइगर रिजर्व फैला रहेगा, लगभग 2829.387 स्क्वायर किलोमीटर में। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला है इंद्रावती बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है उदांती सीतानदी गरियाबंद में और अचानक मार मुंगेली में। आपको जाना चाहिए जो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व रहेगा, थर्ड लार्जेस्ट होने वाला है भारत का। इंडिया का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। वहीं दूसरे नंबर पर आसाम का मानस टाइगर रिजर्व आता है, जिसका 2837.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। According to the National Institutional Ranking Framework list of rankings of the best educational institutions in India, which was declared the best innovational institution, भारत में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ इनोवेशनल संस्थान घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी IIT बॉम्बे है। आपको जाना चाहिए NIRF रैंकिंग्स रिलीज कर दी गई हैं 16 अलग अलग कैटेगरीज के लिए। 3 नई कैटेगरीज में जोड़ी गई हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, स्किल यूनिवर्सिटीज़ एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़। अदर कैटेगरीज की बात करें तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ आता है, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स एंड इनोवेशन। ये 9th एडिशन रहा है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा रिलीज़ किया गया। अब बात करते हैं कौन किस श्रेणी में पहले नंबर पर है। ओवरऑल कैटेगरी में और इंजीनियरिंग कैटेगरी में, इन दोनों में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले नंबर पर आया है। ओवरऑल कैटेगरी में तो इसने लगातार 6ठी बार टॉप किया है, वहीं इंजीनियरिंग कैटेगरी में 9वीं बार टॉप किया है। यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में 9वीं बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में भी ये फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। IIM अहमदाबाद की पर बात करते हैं तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में टॉप पर है, ठीक है, और लगातार 5वें साल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली की बात करें तो लगातार 7वें बार ये टॉप स्लॉट पर है मेडिकल कैटेगरी में। जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ये फार्मेसी में टॉप पर है। हिंदू कॉलेज ये कॉलेजेस की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पर है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की टॉप पर है। लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु टॉप पर है। डेंटल सब्जेक्ट की बात करें तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई टॉप पर है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली टॉप पर है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई टॉप पर है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली टॉप पर है। इनोवेशन कैटेगरी जो कि हमारा क्वेश्चन था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने टॉप किया है। स्किल यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे टॉप पर है। NIRF की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क।
इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा अप्रूव किया गया था और लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 में। पर रैंकिंग कब से लॉन्च हुई? 2016 से। ठीक है, तब केवल 3 ही डोमेन थे इसमें, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी। अब 16 हो गए। तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग को एवेल्यूट किया जाता है, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड एक्सक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज और रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इन्हें 30% वेटेज दिया गया है। ग्रेजुएशन रिजल्ट्स को 20%, आउटरीच, इंक्लूजन एंड परसेप्शन को 10% का ओवरऑल वेटेज दिया गया है। आपको भी जानना चाहिए, इस बार 10,885 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने इन रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट किया है। विच एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति कमेंस्ड रिसेंटली? भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है 10th। देखिए, इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इसका 10th एडिशन हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में शुरू हुआ है। और इंडियन कंटिजेंट जो भारतीय दल है उसमें 106 पर्सनल गए हैं और बटालियन ऑफ राजपूताना राइफल्स भारतीय दल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि भारत और श्रीलंका में एनुअली कंडक्ट किया जाता है। पिछली बार नवंबर 2023 में पुणे में कंडक्ट किया गया था। देखिए, क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है। इस बार का जो मेरे ख्याल से IAS का जो पेपर था सिविल सर्विसेज का, उसके प्रीलिम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि मित्र शक्ति किसके बीच में हुआ। ठीक है, पिछले साल तब ऑप्शन पुणे भी था, उसमें किन देशों के बीच हुआ है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट टाइप था, ऐसा लिखा हुआ था कि मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज है। दूसरा स्टेटमेंट था कि ये हाल ही में पुणे में हुआ है। तो पुणे वाला तो ठीक था कि पुणे में हुआ है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है वो वाला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है मित्र शक्ति। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रवीणा राय। आपको जाना चाहिए, सेबी ने प्रवीणा राय को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX का। इस पोजीशन पर ये PS रेड्डी को सक्सीड कर रही है। MCX की स्थापना 2003 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फिलहाल मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये भारत का लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। इंडिया एंड विच कंट्री रिन्यूड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स? भारत और किस देश ने सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मालदीव्स। आपको जानना चाहिए, भारत और मालदीव्स ने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिन्यू किया है, जो कि 1000 मालदीव्स सिविल सर्विस ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है। 2024 से 2029 तक का ये MOU रिन्यू किया गया है। देखिए, भारत जो है अपने जो भी मित्र देश हैं उनके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। उनमें से मालदीव्स भी है, और बांग्लादेश है, तंजानिया है, गैम्बिया है, और श्रीलंका है, कंबोडिया है। ठीक है, तो इनके जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ट्रेनिंग देता है भारत। विच मिनिस्ट्री रिलीज द 25th इशू ऑफ द पब्लिकेशन टाइटल्ड विमेन एंड मैन इन इंडिया 2023? किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाले प्रकाशन का 25वां अंक जारी किया? सही आंसर ऑप्शन टी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने विमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 ये जो पब्लिकेशन है इसका 25th इशू या 25वां अंक जारी किया है। कुछ फाइंडिंग्स आपको बता देते हैं। तो 2036 तक जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है ये 152.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। फीमेल परसेंटेज फिलहाल 48.8% से बढ़कर माफ़ कीजिएगा, फीमेल परसेंटेज 2011 में जो 48.5% रहा वो बढ़कर 48.8% हो जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर 15 ईयर्स, 15 साल के नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो घट जाएगा अगर हम 2011 से लेकर 2027 तक की बात करें, कि फर्टिलिटी डिक्लाइन जो है होने वाली है। जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन जिनकी 60 से ज़्यादा है या 60 है, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो योगदान है, जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 2036 तक। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2036 में ये काफ़ी फेमिनिन होने वाली है। अगर हम 2011 से कंपेयर करें, सेक्स रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 2011 में 943 था, 2036 में 952 हो जाएगा। तो जेंडर इक्वालिटी की ओर बढ़ रहा है।
और ये देखा भी गया 2016 से 2020 तक जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है 20 से 24 और 25 से 29 तक की एज में, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ है 135 से घटकर 166 और 113 से घटकर 139, मतलब 20 से 24 के बीच में तो 166 हो गया, ठीक है, और 25 से 29 वालों के बीच में 139 हो गया। और जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है 35 से 39 या इससे अबव के लिए उनका इंक्रीज हो गया है, 32.7 से बढ़कर 35.6 हो गया है। एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट 33.9 है इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए, वहीं 11 है लिटरेट पीपल के लिए 2020 में, ठीक है। और आपको बता दें जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये 97 पर लाख लाइव बर्थ्स रहा है 2018-20 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हुआ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये हायर रहा मेल से, लेकिन 2020 में दोनों इक्वल रहा है, लगभग 28 इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में पता चलता है कि ये डिक्रीज़ हुआ है, 2015 में 43 था, 2020 में 32 हो गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि 1,17,254 स्टार्टअप्स हैं 2016 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में। इनमें 55,816 स्टार्टअप्स महिला द्वारा नेतृत्व वाले, यानी कि 47.6% शेयर है इनका। मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें 15 या इससे ऊपर के लोगों का, तो वो भी अप हुआ है। 2017-18 में 75.8 था, वहीं 2022-23 में 78.5 हो चुका है। और फीमेल का अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो 23.3 से बढ़कर 37 हो चुका है। विच एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? हाल ही में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी 28th। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली में। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम। Indian Railways has partnered with which organization to promote the One India One Ticket initiative? भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। देखिए इंडियन रेलवेज ने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा टू इनहेंस द ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर पैसेंजर्स ऑन मेन लाइन रेलवे एंड नमो भारत ट्रेन्स। This collaboration aims to provide a seamless travel solution, making it easier for passengers to book and travel using both the Indian Railways and the RRTCS services. In July 2024, retail inflation in India fell to the lowest level in nearly how many years? जुलाई 2024 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति लगभग कितने वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 years। देखिए इस तरह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों के अपने निम्नतम स्तर पर आ गई है जुलाई के महीने में, ऐसा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दर्शाता है। तो जो कंबाइंड इन्फ्लेशन रही रूरल और अर्बन की ये 3.54% रही जुलाई 2024 में, जबकि जुलाई 2023 में 7.44% थी। तो ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 5 सालों में जब ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन जो RBI का टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेट 4%, इससे नीचे रही है। अर्बन इन्फ्लेशन 2.98% रही जुलाई 2024 में, वहीं जुलाई 2023 में 7.20% थी। रूरल इन्फ्लेशन 4.10% रही, जबकि जुलाई 2023 में 7.63% थी। कंबाइंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी दिखाता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो उसमें काफ़ी शार्पली डिक्लाइन देखने को मिला है। जो जुलाई 2024 में 5.42% रही है, जबकि जुलाई 2023 में 11.51% रही थी। इंडिया की जो होलसेल इन्फ्लेशन है ये 2.04% रही है जुलाई में, ठीक है, जबकि जून में 16 मंथ हाई पर पहुंच गई थी 3.36%। विच बैंक वॉज रिसेंटली पेनलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद अ फाइन ऑफ 1,06,40,000 रुपीज़? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1,06,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,06,40,000 रुपये का जुर्माना ठोका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर,
क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर अक्रॉस बैंक और केवाईसी, इनका अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 1,86,000 माफ़ कीजिएगा 1,86,80,000 रुपये का जुर्माना ठोका है सीएससी बैंक लिमिटेड पर। इन्होंने भी आरबीआई की जो गाइडलाइंस है मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक्स, इनका अनुपालन नहीं किया है। वहीं मास्टर सर्कुलेशन और ब्रांच ऑथोराइजेशन का भी अनुपालन नहीं किया है। 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर। Who has been appointed to head the committee on benchmarking statistics by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेंचमार्किंग सांख्यिकी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है माइकल देवव्रत पात्रा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा। किस लिए है ये कमेटी? टू बेंचमार्क द स्टैटिस्टिक रेगुलरली डिसेमिनेटेड बाय इट अगेंस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, best practices, study quality of other regular data where such benchmarks do not exist, and provide guidance on the scope for any further data refinement। 10 मेंबर की ये कमेटी रहने वाली है। नवंबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। देखिए, आरबीआई जो रेगुलेशंस बनाता है, जो उसने अपना बेंचमार्क सेट किया हुआ है, जो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे मान लीजिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या यूएस का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने बेंचमार्क सेट करते हैं और आरबीआई किस तरह से बेंचमार्क सेट करता है, तो उस कमेटी पर अपनी ये कमेटी वो रिव्यू करेगी। ठीक है, किस तरह से जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ आरबीआई जो है अपने स्टैंडर्ड सेट कर सके। ठीक है, अगर ग्लोबली किस तरह से मान लीजिए कोई कॉमन चीज़ है कि इस तरह से बेंचमार्क सेट करते हैं अपना रेगुलेटरी संबंधित, तो आरबीआई भी उसी तरह से अपने आप को जो है उस रूप में ढाल लेगी। वैसे ही बेंचमार्क आरबीआई अपने सेट करेगी। Which Indian university was granted special consultative status by the United Nations Economic and Social Council? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किस भारतीय विश्वविद्यालय को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन टी है KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा, इसे स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसे देखते हुए फैसला लिया गया है। तो 476 एप्लीकेंट्स में से केवल 19 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि KIIT भी है, इन्हें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, हाल ही में न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई, वहाँ पर यह दर्जा दिया गया। विच सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री, भारतीय स्वर्ण उद्योग द्वारा किस स्वनियामक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। देखिए, इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री ने इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है फॉर्म किया है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा इसको मान्यता प्राप्त रहेगी। नेशनल इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसमें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये सभी इसमें स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं और 2025 की शुरुआत में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें, हेडक्वार्टर्स लंदन में है, इसके ऑफिसर्स इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स में है। डेविड हर्क्विल इसके प्रेसिडेंट है, डेविड टेट इसके CEO हैं। विच क्रिकेट लीग हैज़ रिसेंटली साइंड अ लैंडमार्क लॉन्ग टर्म डील विद प्रसार भारती? हाल ही में किस क्रिकेट लीग ने प्रसार भारती के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है बिग क्रिकेट लीग BCL। देखिए, बिग क्रिकेट लीग BCL, इसने नेशनल ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन की है। जो बिग क्रिकेट लीग है, ये सितंबर के महीने में लखनऊ में आयोजित की जाएगी और ये पूरी लीग ब्रॉडकास्ट की जाएगी DD स्पोर्ट्स पर। ठीक है, और प्रसार भारती इस लीग को प्रमोट करेगा अपने अलग अलग नेटवर्क के जरिए। 6 टीम्स इसमें फीचर करने वाली हैं, अवध लायंस, नदर्न चैलेंजर्स, राजस्थान किंग्स, मुंबई मैरिन्स, सदर्न स्पार्टन्स और बंगाल राइनोज। दिलीप वेंगसरकर आप जानते होंगे, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तो इनके नेतृत्व में लीग चलाई जा रही है। लीग के कमिश्नर बनाए गए हैं और फॉर्मर इंडियन पेसर RP सिंह, रुद्र प्रताप सिंह प्रेसिडेंट हैं। वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर कर्टनी वॉल्स को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इस लीग का। हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर एडेड बाय इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024? स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत द्वारा कितने नए रामसर स्थल नामित किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 3। आपको जानना चाहिए
कि इंडिपेंडेंस डे 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने अपनी रामसर साइट्स की जो टैली है, जो संख्या है, उसे 82 से बढ़ाकर 85 कर दिया, क्योंकि 3 नई वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ जो भारत में रामसर साइट्स है, उनका जो एरिया है वो 13,58,67.7 हेक्टेयर्स हो चुका है। इन 3 नई साइट्स की बात करें तो 2 तमिलनाडु में है, एक मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में है नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कजवेली बर्ड सेंचुरी, वहीं मध्य प्रदेश में है तवा रिजर्वायर। तो ये तीनों ही नई रामसर साइट्स बनी हैं। आपको जानना चाहिए जो रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था रामसर सिटी ईरान में 1971 में, तो भारत भी उसमें शामिल है। भारत इसका सिग्नेटरी बना था 1 फरवरी 1982 को। नेम द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स हु पास्ट अवे रिसेंटली। अग्नि मिसाइल के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, राम नारायण अग्रवाल। आपको जानना चाहिए जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, इनका 84 की एज में निधन हो गया है और इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अग्नि मिसाइल है इंडिया की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इसके डेवलपमेंट में इनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहा है DRDO में कार्य करते हुए। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अग्नि मिसाइल्स प्रोग्राम के 1983 में, और 1990 में पद्मश्री इन्हें मिला और साल 2000 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। विनोद माहेश्वरी जो कि चेयरमैन रहे नागपुर बेस्ड नव भारत ग्रुप के, इनका भी निधन हो गया 81 की एज में। और यूट्यूब की फॉर्मर CEO सुसान वॉसिस्की, इनका भी 56 की एज में निधन हो गया है कैंसर के कारण। फॉर हाउ मैनी मंथ्स हैज़ इंडियन पैराशटलर प्रमोद भगत बीन सस्पेंडेड। भारतीय पैराशटलर प्रमोद भगत को कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है 18 मंथ्स। आपको जानना चाहिए प्रमोद भगत जो कि रेनिंग पैरालंपिक चैंपियन है बैडमिंटन में, इन्हें 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो BWF का एंटी डोपिंग वेयर अबाउट्स क्लॉज है, ठीक है, उसका वायलेशन उन्हें किया है। तो इनका जो सस्पेंशन है ये 1 सितंबर 2025 तक रहेगा। तो वेयर अबाउट क्लाउज में क्या होता है कि एथलीट्स को अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है अपनी लोकेशन की आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग के लिए, और जो भी इसमें फेल कर जाता है, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। विच जर्सी नंबर वॉज रिटायर्ड बाय हॉकी इंडिया इन ऑनर ऑफ PR श्रीजेश। PR श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने किस जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 16। आपको जानना चाहिए हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि भारतीय पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश के सम्मान में हम इनकी जो जर्सी नंबर 16 है उसको रिटायर कर रहे हैं। जो सीनियर मैच हॉकी टीम है वहाँ से रिटायर कर रहे हैं। आपको बता दें PR श्रीजेश केरल से हैं, भारत के लंबे समय से गोलकीपर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यासी घोषणा कर दी है और इन्हें नया हेड कोच ही बनाया गया है जूनियर मेंस हॉकी टीम का। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत को 18 साल तक इन्होंने रिप्रेजेंट किया। अर्जुन अवार्ड इन्हें 2015 में मिला, पद्मश्री 2017 में मिला और खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2021 में मिला है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी जो 11 अगस्त को हुई, वहाँ पर ये मनु भाकर के साथ जॉइंट फ्लैग बियर भी रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB टेस्टेड बाय DRDO। DRDO द्वारा परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी गौरव है। आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इसका नाम गौरव है। कहाँ से टेस्ट किया? Su-30 Mark 1 प्लेटफॉर्म से, इंडियन एयरफोर्स का जो है ये सुखोई, और उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया है। तो जो गौरव है ये एक एयर लॉन्च्ड 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब है और लंबी रेंज से टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा, जो कि DRDO की लैब है। What is the amount of the monetary penalty imposed on Muthoot Housing Finance Limited, Muthoot Housing Finance Company Limited by RBI? RBI द्वारा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शंस 2021 जो RBI द्वारा इशू किए गए हैं उनका कंप्लायंस नहीं किया है, उनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 3,10,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अशोका
विनियोगा लिमिटेड पर। इन्होंने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द जियोग्लिफ एंड पेट्रोग्लिफ इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स? किस राज्य सरकार ने जियोग्लिफ, रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया? सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स जो कि रत्नागिरी में है, इन्हें प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1960 के तहत। आपको बता दें ये जो ग्रुप ऑफ पेट्रोग्लिफ्स हैं ये रत्नागिरी में है, मेसोलिथिक एरा के टाइम के हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंशियंट आर्ट फॉर्म्स हैं ये, क्योंकि इन पर जो अर्थ सरफेस है या फिर रॉक सरफेस है उसमें कई सारी इमेजेस और डिज़ाइन बने हुए हैं। हु लॉन्च द आशियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस? कृषि और संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आशियान भारत फेलोशिप किसने शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। आपको जाना चाहिए आशियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, इसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान द्वारा ICAR पूसा न्यू दिल्ली में। और 2024-25 की शुरुआत से ही अब टोटल 50 फेलोशिप, ठीक है, यानी कि 5 साल तक की रहेगी, 10 फेलोशिप पर ईयर। ये जो आशियान मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को दिया जाएगा ताकि वो मास्टर्स डिग्री कर सकें एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस में भारत में। तो 5 साल की रहने वाली है। इसमें फेलोशिप्स, एडमिशन फ़ीस, लिविंग एक्सपेंसेस और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। हाउ मेनी टोटल गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024? स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 103। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल्स के लिए अप्रूव कर दिए हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं जिनमें कि 3 पॉस्ट्यूमस हैं यानी कि मरणोपरांत हैं, 18 शौर्य चक्र हैं, 4 पॉस्ट्यूमस, 1 बार टू सेना मेडल है गैलेंट्री, 63 सेना मेडल्स हैं गैलेंट्री और इसमें 2 पॉस्ट्यूमस हैं, 11 नौ सेना मेडल हैं, 6 वायुसेना मेडल्स हैं। साथ ही इन्होंने 39 मेंशन इन डिस्पैचेस को भी अप्रूव किया जिसमें आर्मी डॉग कैंट पॉस्ट्यूमस भी शामिल है। प्रेसिडेंट ने साथ ही 1 प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल, 1 तटरक्षक मेडल गैलेंट्री एंड 2 तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विस ये भी अप्रूव किए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल के लिए। The WHO has declared which viral infection to be a public health emergency of international concern? WHO ने किस वायरल संक्रमण को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है एमपॉक्स। देखिए WHO ने जो मंकी पॉक्स है इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005। आपको बता दें जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी केसेस इसके निकल कर आ रहे हैं और ऐसा दूसरी बार है जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एमपॉक्स को डिक्लेयर किया गया है WHO द्वारा। तो जो एमपॉक्स है ये वायरल इन्फेक्शन है, ह्यूमन और एनिमल को इफ़ेक्ट करता है और ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से ये संबंधित है। तो ये एक पॉक्स लाइक डिजीज़ है जिसमें रैशेज हो जाते हैं और बम्प्स निकलते हैं, स्किन में ब्लिस्टर हो जाते हैं, फोड़े टाइप के हो जाते हैं, पस बढ़ जाती है उनमें। तो जैसे स्मॉल पॉक्स में हुआ करता था इस तरह के काव पॉक्स, वैक्सीनिया, इस तरह के ही सिम्टम्स हैं इसमें। मेन बात यह है कि एक जो करंट कंसर्न है वो ये है कि एक न्यूक्लियड या सर्टेन ग्रुपिंग ऑफ माइक्रोब्स कह सकते हैं, ये जो इमर्ज होकर आया है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है एक दूसरे में, तो ये दिक्कत वाली बात है। ओरिजिनली इसको मंकी पॉक्स ही कहा जाता था जब ये मंकीज़ में 1958 में आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, और 2022 में WHO ने इसे एमपॉक्स लिख दिया ताकि मंकीज़ बदनाम ना हो, ठीक है, इसलिए। अच्छा, क्योंकि ये DNA वायरस है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट इसके लिए किया जाता है डिटेक्शन के लिए। हाल ही में स्वीडन में भी 1% डायग्नोस किया गया है स्क्लेड LB स्ट्रेन के साथ, क्योंकि ये अफ्रीका में हाल ही में विजिट करने गया था। Who was appointed as the new director of the Enforcement Directorate ED for a period of 2 years? 2 साल की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED के नए निदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए राहुल नवीन है। आपको जानना चाहिए राहुल नवीन जो कि एक्टिंग चीफ हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, अब इनको नया डायरेक्टर ही नियुक्त कर दिया गया है 2 साल के लिए, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था ईडी डायरेक्टर का लास्ट ईयर सितंबर में, क्योंकि इनसे पहले जो डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें, एक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। स्थापना 1 मई 1956 को इसकी हुई थी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करती है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed as the new bowling coach of the Indian men's cricket team? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मॉर्ने मॉर्कल। साउथ अफ्रीकन पेसर मॉर्ने मॉर्कल, इन्हें टीम इंडिया का न्यू बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। मॉर्ने मॉर्कल ने 86 टेस्ट, 117 वनडे इंटरनेशनल और 44 T20 खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और भारत के जो नए कोच हैं गौतम गंभीर, उनके साथ एक कार्य करने वाले हैं। और गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ सीरीज़ खेली, जहां T20 सीरीज़ इन्होंने श्रीलंका से 3-0 से जीत ली। वहीं जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ है वो 0-2 से हार दी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ केन्याज मेंस क्रिकेट टीम? केन्या की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है डोडा गणेश। आपको जानना चाहिए फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर डोडा गणेश, इन्हें केन्या की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच नियुक्त किया गया है, क्योंकि 2026 T20 वर्ल्ड कप के अफ्रीका क्वालिफायर्स होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए नियुक्ति की गई है। जो मेंस 2026 T20 वर्ल्ड कप है, ये भारत और श्रीलंका द्वारा होस्ट किया जाएगा। केन्या की क्रिकेट टीम का जो निकनेम है वो सिम्बास है। कई बार पूछा जाता है जो टीम्स होती हैं फुटबॉल की हो या फिर क्रिकेट की हो, इनके निकनेम क्या है। क्रिकेट से संबंधित आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर इयान बेल, इन्हें श्रीलंका का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। एसएससी में पूछ लेते हैं, इधर उधर के देश हो गए ना, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि श्रीलंका का बैटिंग कोच कौन पूछेगा, पर ये एसएससी वाले पूछ लेते हैं। विच कंपनी विल एक्वायर अ 24.5% स्टेक इन द यूके बेस्ड बीटी ग्रुप? कौन सी कंपनी यूके स्थित बीटी ग्रुप में 24.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है भारती ग्लोबल। आपको जानना चाहिए भारती ग्लोबल जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आर्म है भारतीय इंटरप्राइजेस की, ये 24.5% स्टेक एक्वायर करेगी यूके बेस्ड बीटी ग्रुप में, लगभग $4 बिलियन में। भारतीय इंटरप्राइजेस एयरटेल को ओन करती है, आप सभी जानते हैं। इसने एल्टिस यूके के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 9.9% स्टेक हासिल करेगी बीटी ग्रुप की, और बाकी के जो 14.51% स्टेक हैं ये रेगुलेटरी क्लियरेंस के बाद अप्रूव करेगी। Who won WTA टोरंटो मास्टर्स टाइटल? WTA टोरंटो मास्टर्स का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है जेसिका पेगुला। जेसिका पेगुला, इन्होंने अमेंडा एनिसिमोवा को हराकर WTA टोरंटो मास्टर्स जीत लिया है। और आपको जानना चाहिए जेसिका पेगुला है, ये अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। तो टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है, जो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं उनके अलावा जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। Who defeated Andrew Rublev to win the नेशनल बैंक ओपन टाइटल? नेशनल बैंक ओपन खिताब जीतने के लिए एंड्री रूबलेव को किसने हराया? सही आंसर ऑप्शन बी एलेक्सी पॉपुरिन। एक और टेनिस से संबंधित क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलिया के हैं एलेक्सी पॉपुरिन, इन्होंने रशिया के एंड्री रूबलेव को हरा दिया है और नेशनल बैंक ओपन का खिताब जीत लिया है, जो कि इनके कैरियर का बिगेस्ट सिंगल्स टाइटल है। नेशनल बैंक ओपन की बात करें तो कैनेडियन ओपन भी इसको बोलते हैं, कनाडा में खेला जाता है, और ये सेकंड ओल्डेस्ट एक्टिव टेनिस टूर्नामेंट है पूरे वर्ल्ड में, विंबलडन के बाद। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड अ 1600 मेगावाट प्रोजेक्ट फ्रॉम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? किस कंपनी ने दामोदर घाटी निगम से 1600 मेगावाट की परियोजना हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन बी BHEL है। आपको जानना चाहिए BHEL ने 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट सिक्योर किया है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। ये जो कोल बेस्ड यूनिट है इसको सेटअप किया जाएगा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, EPC बेसिस पर, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस पर। BHEL की बात करें तो सोवियत टेक्नोलॉजी की हेल्प से 1956 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Which satellite was launched by the SSLV-D3 from the सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D3 द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है EOS-08। आपको जानना चाहिए इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 को लॉन्च किया है, और इसी के साथ EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। जो SSLV-D3 EOS-03 मिशन है, इसका प्राइमरी गोल क्या रहा?
जो माइक्रो सैटेलाइट है, ठीक है, उसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ पेलोड इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स। EOS-08 सैटेलाइट में 3 पेलोड रहे। एक तो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए। दूसरा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, ओशन सरफेस विंड एनालिसिस एंड फ्लड डिटेक्शन के लिए। तीसरा है SIC UV डोजीमीटर फॉर मॉनिटरिंग UV इरेडियंस के लिए। EOS-08 ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन है जो कि इसरो के माइक्रोसैट IMS-1 बस पर बिल्ड किया गया है। SSLV D3 मिशन के साथ ही अब जो भारत जो इसरो का जो स्मॉलेस्ट रॉकेट डेवलपमेंट मिशन है वो भी पूरा हो चुका है, ठीक है। इससे पहले SSLV D2 EOS-07 मिशन फरवरी 2023 में इसरो ने लॉन्च किया था, और जो अब ये लॉन्च किया है इसरो का 3rd मिशन है 2024 का। SSLV इसरो का स्मॉलेस्ट रॉकेट है, 34 मीटर टॉल है और 500 kg तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। Which IIT backed startup has designed India's first abrasive water jet machine? किस IIT समर्थित स्टार्टअप ने भारत की पहली अपघर्षक वाटर जेट मशीन डिजाइन की है? सही आंसर ऑप्शन भी IIT मद्रास है। आपको जाना चाहिए IIT मद्रास बैक्ड स्टार्टअप ने इंडिया का फर्स्ट एब्रेसिव वाटर जेट मशीन को डिज़ाइन किया है, जिससे जो कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं उनको कट किया जा सकता है विदाउट जनरेटिंग हीट। सेमीकंडक्टर, एविएशन, डिफेंस एंड डायमंड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मेजर रोल ये प्ले कर सकता है। तो स्टार्टअप TN इसके द्वारा सपोर्टेड है और इसको डेवलप किया है गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने। किसकी सहायता से? IIT मद्रास का जो इनिशिएटिव है निर्माण, इसकी सहायता से। Which of the following has become the first Indian state to give money to girl students to buy sanitary napkins? निम्नलिखित में से कौन छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कैश देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जो गर्ल स्टूडेंट्स को सैनिटरी नैपकिन्स बाय करने के लिए कैश प्रोवाइड कराएगा। और भी स्टेट्स हैं पर वो सैनिटरी नैपकिन्स ही प्रोवाइड कराते हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार है ये कैश प्रोवाइड करा रही है। सैनिटेशन एंड हाइजीन स्कीम के तहत 300 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं हर गर्ल स्टूडेंट के अकाउंट में 1 साल के लिए, ठीक है। लगभग 19 लाख स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, गर्ल्स को 7 से 12 तक की जो हैं। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड NBSL? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है ललिता नटराज। आपको जानना चाहिए कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी जो UPI बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे आप भीम कहते हैं, इसे सेपरेट सब्सिडरी बना दिया है। हाइव्ड ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि ब्रेक कर देना, अलग बना देना किसी चीज़ को। तो ललिता नटराज जो कि फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड NBSL के। तो ये नई सेपरेट सब्सिडरी बनाई है NPCI ने। राहुल हांडा चीफ बिजनेस ऑफिसर होंगे। आपको पता होना चाहिए कि UPI इकोसिस्टम जो है हमारे देश में गूगल पे और फ़ोनपे, ठीक है, इन दोनों का दबदबा रहता है इसमें, और पेटीएम तीसरे नंबर पर रहता है। तो काफ़ी कंपटीशन है और इसी के चलते ये सेपरेट सब्सिडरी बनाई गई है। अच्छा, जो NPCI है इसकी 3rd मेजर एंटिटी होने वाली है, क्योंकि NPCI की एक एंटिटी वो है जो भारत से बाहर UPI पेमेंट को मैनेज करती है, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, और एक आपने देखा कि नेशनल भारत बिल पे लिमिटेड है NBBL, और एक अब ये बन गई है NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड। हु विल बी दी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं। सही आंसर ऑप्शन डी है पेंटोंगटान सिनावात्रा। आपको जानना चाहिए थाईलैंड की पार्लियामेंट ने नियोफाइट पेंटोंगटान सिनावात्रा जो कि 37 साल की हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अपने देश की। जो ये नियोफाइट लिखा है ना, इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र में नया, तो ये पॉलिटिकल एरेना में नई है, इसलिए नियोफाइट लिखा है, ठीक है। तो बीच बीच में अपनी वोकेबलरी भी आप इन्हेंस करते रहिए। आपको बता दें थाईलैंड में एक बिलियनियर टाइकून है और फॉर्मर लीडर रहे हैं ताक्सीन सिनावात्रा, उनकी ये बेटी हैं। इनसे पहले जो PM है श्रेथा थाविसिन, इन्हें कोर्ट ने वहाँ की हटा दिया है, और ये दोनों ही फ्यू थाई पार्टी से हैं। थाईलैंड की बात करते हैं, कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ के किंग हैं महा वाजिरालोंगकोर्न,
और क्या करेंसी थाई बाट है। From which country did NEHHDC obtain the OECO tax certification for its एरी सिल्क। NEHHDC ने अपने एरी सिल्क के लिए ओको टैक्स प्रमाणन किस देश से प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी जर्मनी है। आपको जानना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NEHHDC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। इन्होंने ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन प्राप्त किया अपने एरी सिल्क के लिए, किससे? जर्मनी देश से। तो आप जानते हैं जो ये एरी सिल्क है इसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्राप्त है आसाम से, ठीक है, और बिल्कुल जस्टिफाई भी करता है इस टैग को। अब जर्मनी से भी इनको ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन मिल गया है। एरी सिल्क की अगर हम बात करें ना तो ये वर्ल्ड की ओनली वीगन सिल्क है, ठीक है। बाकी की सिल्क में क्या होता है, जो मोथ होता है इनसाइड कुकून उसको किल कर दिया जाता है, ठीक है, तब जो सिल्क है वो ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन इसमें जो एरी सिल्क है इसमें नहीं किया जाता। जो मोथ होता है ना वो एग्जिट कर जाता है कुकून को नेचुरली, ठीक है, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं कुकून को। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2024? विश्व मानवतावादी दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इराक में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल थे सर्जियो वेरिया डे मेलो, और इनके अलावा 21 और जो इनके कलीग थे इनकी हत्या कर दी गई थी बॉम्ब द्वारा, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है बगदाद में। तो इन्हीं की इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगा एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2024? विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन है एन एंटायर डे। आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 अगस्त 1839 को जो डेग्रोटाइप है, ठीक है, इसको इन्वेंट किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा इसको वर्ड को डेडिकेट किया गया था डेग्रोटाइप। तो ये एक अर्लीस्ट फोटोग्राफिक प्रोसेस रहा है और इसको डेवलप किया था लुइस टैगोर और जोसेफ निप्स ने। तो इसमें किस तरह से इमेजेस को कैप्चर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, तो सबसे अर्लीस्ट जो इन्वेंशन थी वो यही थी। 2024 में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का थीम रहेगा एन एंटायर डे। Under the new regulations, what is the maximum period for which public deposits accepted or renewed by housing finance companies should be repayable? नए नियमों के तहत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा स्वीकार या नवीनीकृत की गई सार्वजनिक जमा राशि को चुकाने की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 60 मंथ्स। आपको जानना चाहिए जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं अब उन पर भी वही रेगुलेशन लगेंगे जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज यानी कि NBFCs पर जो है लगने वाले हैं। देखिए मैं आप जानते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स तैयार किया हुआ है मैंने। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे पूरे बैंकिंग अवेयरनेस में जिस चैप्टर में लगा वो NBFC है, क्योंकि NBFC बहुत बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको काफ़ी समराइज़ करना, अलग अलग जगह से टॉपिक निकालना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो NBFC जो है मुझे सबसे वास्ट टॉपिक लगा और सबसे टफ लगा समझना भी और कंटेंट बनाना भी। खैर वो अलग बात है। मैं आपको बताता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी सेम रेगुलेशंस लगेंगे जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पर लगने वाले हैं। क्योंकि कितना डिपॉजिट ये अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको हाफ कर दिया गया है। कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए रख सकते हैं उसको भी हाफ कर दिया गया है पहले के मुकाबले, ठीक है। और ज़्यादा इन्हें लिक्विड एसेट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। लिक्विड एसेट्स मतलब ऐसे जो तुरंत कैश हो जाएं। तो देखिए जो सीलिंग ऑन क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक डिपॉजिट इनके पास रहता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है पहले उसको जो है जो इनका नेट ओन फंड है, ठीक है, उसका 3 टाइम्स रहता था, 3 फंड रहता था, पर अब जो है 1.5 या फिर 1.5 टाइम्स इसको कर दिया है। Public deposits accepted or renewed by HFCs will be repayable after a period of 12 months or more, but not later than 60 months. तो 12 महीने या उससे ज़्यादा पर 60 महीने से कम में आपको रीपेबल करना पड़ेगा जो भी आपने पब्लिक डिपॉजिट रखा हुआ है। पहले कितना टाइम था ये? 120 मंथ का था। Existing deposits with maturities above 60 months can be repaid as per their existing repayment profile. All deposit taking HFCs have to maintain liquid assets
टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय देम। ठीक है, जितना भी उनके पास पब्लिक डिपॉजिट है उसका 15% उन्हें लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ेगा। पहले कितना था 13%, अब कितना कर दिया है 15%। ठीक है, और किसमें फेज्ड मैनर में 14% 1 जनवरी 2025 तक और पूरा 15% 1 जुलाई 2025 तक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1,27,20,000 रुपये ऑन विच बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1,27,20,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,27,20,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाई है क्योंकि इसने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक्स, नोअर कस्टमर, इनका अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 4.90 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर भी, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के केवाईसी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया। साथ ही आरबीआई ने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर, क्योंकि उन्होंने भी एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। हु लॉन्च द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि DSS? कृषि निर्णय सहायता प्रणाली किसने लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है भागीरथ चौधरी। आपको जानना चाहिए भागीरथ चौधरी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इन्होंने डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि DSS। ठीक है, इसमें जो है सैटेलाइट इमेजेस जो होती है फार्म्स की, वेदर इन्फॉर्मेशन, वाटर रिजर्वेयर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर लेवल्स, सोइल हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन सब की जानकारी सिस्टम पे प्राप्त होती है। तो इस प्लेटफॉर्म को जॉइंटली डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, ताकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो फार्म से संबंधित या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित वो इसमें प्राप्त हो सके। इवन सॉइल पार्टिकल की भी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। कृषि DSS विल इनेबल द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड क्रॉपिंग पैटर्न बाय एनालाइजिंग पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इन हाउ मैनी फेजेस विल द असेंबली पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर बी हेल्ड? जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है 3 फेजेस। आपको जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस, उनकी डेट अनाउंस कर दी है। तो ये 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज़ तो होगा 18 सितंबर को, दूसरा फेज़ 25 सितंबर को, तीसरा फेज़ 1 अक्टूबर को। साथ ही हरियाणा में भी असेंबली इलेक्शंस होंगे, ये सिंगल फेज़ में होंगे 1 अक्टूबर को। जो रिज़ल्ट आने वाला है इन दोनों ही असेंबलीज़ का वो 4 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, इसमें 90 सीट्स हैं, इन्हीं पर इलेक्शन होगा, कोई भी सीट रिजर्व नहीं यहाँ पर एसटी की। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, वैसे तो 119 सीट्स हैं, पर जो इलेक्शन होंगे वो 90 सीट्स पर होंगे, क्योंकि 90 सीट्स ही हैं जो इलेक्टेड हैं। 24 सीट्स तो हमने रिजर्व की हुई हैं पीओके के लिए और 5 नॉमिनेटेड हैं, पर इलेक्शन 90 सीट्स पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। Who was adjudged as Best Actor in Leading Role at the 70th National Film Awards? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है ऋषभ शेट्टी। आपको जानना चाहिए कि 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं 2022 के लिए, और राहुल रावेल ये चेयरपर्सन रहे हैं फीचर फिल्म जूरी के, और नीला माधव पांडा ये चेयरपर्सन रही है नॉन फीचर फिल्म जूरी के। आपको जानना चाहिए जो भी फिल्म्स 1 जनवरी से लेकर 31 सितंबर 2022 के बीच में आई हैं उनके लिए अवार्ड्स रहे। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है अटम द प्ले को, जिसे आनंद एकादशी ने डायरेक्ट किया है, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म दिया गया है आयना मिरर को, जिसे सिद्धांत सरीन ने डायरेक्ट किया है। अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा गया है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, जिसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धार ने लिखा है। कंतारा ने जीता है अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। सबसे बेहतरीन पिक्चर मुझे लगी है कंतारा, आप भी देखिएगा। अब तो आपके प्री एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप थोड़ा मूवी देख लेते हैं तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी ये कंतारा मूवी, ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा, बहुत सही मूवी मुझको ये लगी है। ऋषभ शेट्टी है इसमें, ठीक है, इन्हें बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मिला है इस परफॉर्मेंस के लिए कंतारा मूवी में। वहीं नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल दिया गया है तिरुचित्रम्बलम के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवार्ड दिया गया है दीपक दुआ को हिंदी। पवन राज
मल्होत्रा, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रोल अवार्ड दिया गया। नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, इसे बेस्ट फिल्म इन AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मुरमर्स ऑफ द जंगल मराठी, इसको दिया गया है। ये जो AVGC है ना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं। बेस्ट एनिमेशन फिल्म अ कोकोनट ट्री को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्शन सूरज R भारजत्य, इनको दिया गया है। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी रवि वर्मन को दिया गया है। बेस्ट लिरिक्स नौशाद सदर खान फॉर सलामी। बेस्ट डेब्यू फिल्म मध्यांतरा। बेस्ट शॉर्ट फिल्म जुनियोटो। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीपत। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। ये सभी अवार्ड्स हैं और ये समरी है इन अवार्ड्स की, इनको देख लीजिएगा जो मेन अवार्ड्स हैं। बाकी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मैंने पूरी PDF भी डाल दी इन अवार्ड्स की, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके साथ मेन अवार्ड डिस्कस किए हैं, क्योंकि तो कई सारे अवार्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, तो वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वो मैंने आपको ये बता दिए और यहाँ पर बता दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हु विल बी इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट द पेरिस पैरालंपिक्स। पेरिस पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन रहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुमित एंटिल। आपको जानना चाहिए भारतीय पैरा एथलीट्स सुमित एंटिल और भाग्यश्री जाधव, इन दोनों को ही जॉइंट फ्लैग बियरर्स नामित किया गया है पेरिस 2024 पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जो कि 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आपको जानना चाहिए भारत अब तक का सबसे बड़ा दल अपना इस पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भेज रहा है। तो 12 स्पोर्ट्स में 84 एथलीट्स भारत की ओर से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको जानना चाहिए पेरिस 2024 पैरालंपिक्स 28 अगस्त को शुरू होगा और 8 सितंबर को कंक्लूड होगा। देवेंद्र जजारिया ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हु विल हेड द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC, लोक लेखा समिति PAC की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है KC वेणुगोपाल। आपको जानना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने 6 नई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC, जो कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है इसको एग्जामिन करती है, और इसके हेड बनाए गए हैं कांग्रेस के MP KC वेणुगोपाल। आपको बता दें जो PAC है, ये जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं रेलवेज के, डिफेंस सर्विसेज, P&T डिपार्टमेंट और भी जो सिविल मिनिस्ट्रीज होती हैं, साथ साथ जो कैग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको एग्जामिन करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कमेटी होती है PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जनरली जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं। तो KC वेणुगोपाल को हेड बनाया गया है। आपको बता दें 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की, एक तो PAC, एक एस्टिमेट्स कमेटी और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अगर हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें तो 22 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं हो सकते, और 22 में 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। गणेश सिंह जो कि BJP MP हैं सतना मध्य प्रदेश से, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस का BJP लोकसभा MP फ्रॉम मांडला कॉन्स्टिट्यूंसी फगन सिंह कुलास्ते, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का BJP लोकसभा MP फ्रॉम ओडिशा केंद्रपारा बैजयंत पांडा, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। साथ ही BJP MP डॉक्टर संजय जायसवाल, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है पर्वतनेनी हरीश। आपको जानना चाहिए कि पर्वतनेनी हरीश इन इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको जानना चाहिए मिस्टर हरीश इंडिया के एम्बेसडर हैं फ़िलहाल जर्मनी में, और ये पोजीशन तब खाली हुई थी जब रुचिरा काम्बोज का रिटायरमेंट हो गया था। ये भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में, तो इनका रिटायरमेंट हो गया था जून में, तो उसके बाद से वैकेंसी खाली थी। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि ये तो हो गया आपका न्यूयॉर्क में भारत के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में, ठीक है। भारत के एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस जेनेवा में भी होते हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो वे हैं अरिंदम बागची, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस और भी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उन सभी के लिए भारत के जो एम्बेसडर हैं
वो जिनेवा में वो अरिंदम बागची हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है आपसे जिनेवा में पूछ ले तो अरिंदम बागची का आंसर होगा, अगर न्यूयॉर्क में पूछे तो आंसर होगा पर्वतनयनी हरीश, क्योंकि ये जो अरिंदम है इनकी भी अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है पिछले ही कुछ महीनों में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है गोविंद मोहन। आपको जानना चाहिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने गोविंद मोहन को नेक्स्ट यूनियन होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। आर के सिंह नए डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। मनोज गोविल सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। नागराजू मादिराला ये न्यू सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। विवेक जोशी नए सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। दीप्ति गौर मुखर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में न्यू सेक्रेटरी होंगी। के श्रीनिवास को सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। पुण्य सलीला श्रीवास्तव ये हेल्थ सेक्रेटरी होंगे। संजीव कुमार ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। दवेश चतुर्वेदी ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होंगे। संदीप पौंद्रिक ये स्टील सेक्रेटरी होंगे। अशोक कुमार सिंह ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC में, जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है। वात्सल्य सक्सेना चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत आता है। वहीं धीरज शाहू को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आता है। आशीष चटर्जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ये TCMDFI का। और नंद कुमारुम इन्हें CEO बनाया गया है नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। तो ये ट्राइफेड है ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड। आशीष चटर्जी इनके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। वेयर वॉज द 17th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड हेल्ड, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का 17वां एडिशन या संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी बीजिंग चाइना। आपको जानना चाहिए इंडियन स्टूडेंट टीम ने कई सारे मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड का जो 17th एडिशन बीजिंग चाइना में हुआ है इस दौरान। तो 4 मेंबर की इंडियन टीम गई थी और 3 गोल्ड ब्रॉन्ज तो इन चारों ने जीता और 2 सिल्वर मेडल भी जीते हैं 3 कंपटीशन कैटेगरीज में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, अर्थ सिस्टम प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल टीम फील्ड इन्वेस्टिगेशन में। तो जो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम है और इसको फैसिलिटेट किया जाता है रीच आउट रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसके द्वारा। IESO की अगर हम बात करें यानी कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग कैलगरी कनाडा में। और ये कि एक एनुअल कंपटीशन है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। भारत ने इसमें 2007 में पार्टिसिपेट किया था, तब से पार्टिसिपेट करते आ रहा है। इवन जो 10वां एडिशन था वो मैसूर में भारत ने होस्ट भी किया था। In which city did रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिसेंटली इनोग्रेट ICG मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्डिंग? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारतीय तटरक्षक के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई है। आपको जानना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्डिंग को इनोग्रेट किया है चेन्नई तमिलनाडु में। इन्होंने रीजनल मैरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर, जो कि चेन्नई पोर्ट प्रेमाइसेस में लोकेटेड है, इसको भी लॉन्च किया। साथ ही पुडुचेरी में कोस्ट गार्ड एयर कॉन्क्लेव को भी इनोग्रेट किया है, लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री ने चेन्नई में जो फॉर्मर 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं तमिलनाडु के कलैनर KM करुणानिधि, इनकी बर्थ सेनेटरी के अवसर पर कॉमेमोरेटिव कॉइन को भी रिलीज़ किया है। विच एजेंसी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू एड्रेस माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन इन इंडियन फूड प्रोडक्ट्स? भारतीय खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण को दूर करने के लिए किस एजेंसी ने एक परियोजना आरंभ की? सही आंसर ऑप्शन सी है FSSAI। देखिए फूड रेगुलेटर FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, थोड़ा लंबा नाम है प्रोजेक्ट का, माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स एज इमर्जिंग फूड कंटेमिनेंट्स एस्टैब्लिशिंग वैलिडेटेड मैथोडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रिवलेंस इन डिफरेंट फूड मैट्रिसेस। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन रहता है उसको डिटेक्ट किया जा सके।
और इस इनिशिएटिव में इसका साथ दे रहे हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ, ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोची, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। माइक्रो प्लास्टिक्स आपको जानना चाहिए, ऐसे प्लास्टिक जिनकी लेंथ 5 mm से कम की होती है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो है प्लास्टिक पोल्यूशन ये फैलाते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। जैसे नैनो पार्टिकल हो गया, माइक्रो प्लास्टिक हो गया, तो इनकी आपको पता होने चाहिए। जो ये मेजरमेंट होती है ना कि कितने mm के पार्टिकल को बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। FSSAI की अगर हम बात करें, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इसको 5 सितंबर 2008 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। गांधी कमला वी राव इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए राजीव गांधी है। आपको जानना चाहिए सद्भावना दिवस या इंग्लिश में हम कहेंगे हार्मनी डे, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये 40 वर्ष के थे जब प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1984 से 1989 के बीच इस पद पर रहे। राजीव गांधी को जो लिट्टे के सुसाइड बॉम्बर है उसके द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था 1991 में। थीम रहेगा सद्भावना दिवस का यूनिटी इन डाइवर्सिटी एम्ब्रेसिंग अवर डिफरेंसेस। अक्षय ऊर्जा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त को ही मनाया जाता है, साल 2004 से ही मना रहे हैं हम। ये महत्वपूर्ण है दोनों ही डे। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व। विश्व मच्छर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 20 अगस्त। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त 1897 को एक डिस्कवरी की थी, जिसने बताया था कि जो फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो हैं यही ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया को ह्यूमंस के बीच में। और ये डिस्कवरी इन्होंने कहाँ पर की थी? बेगमपेट सिकंदराबाद हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी में। तो रॉस ने पाया कि जो मलेरिया पैरासाइट है ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में पाया जाता है और मलेरिया फैलाता है ह्यूमंस में। आपको बता दें जो रोनाल्ड रॉस हैं ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में पैदा हुए थे, ठीक है। भारत में उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर अल्मोड़ा एक शहर है, हिली स्टेट, ठीक है, टाउन है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वोल्बाचिया मेथड आपको जानना चाहिए कि ये जो मॉस्किटो से संबंधित जो डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वोल्बाचिया मेथड। वेयर डिड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल पास अवे। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल का निधन कहाँ हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई है। देखिए लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस जगह थी जब इनको हार्ट अटैक आया। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, इनका निधन हो गया है चेन्नई में। इनको कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई। आपको बता दें 25th इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ थे। लास्ट ईयर ही 19 जुलाई को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को जो है स्टार्ट हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड। फॉर्मली अगर हम बात करें तो 18 अगस्त 1978 को इस्टेब्लिश किया गया बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। विच कंट्री होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया है वर्चुअल फॉर्मेट में, जिसका थीम रहा एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको बता दें समिट 123 देशों द्वारा ज्वाइन की गई। इस समिट का मकसद है जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनके जो कॉमन इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना, उनको एड्रेस करना। भारत ने फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 12 से 13 जनवरी 2023 को और सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 17 नवंबर 2023 को होस्ट की थी वर्चुअल फॉर्मेट में। अब आपको ये भी जानना चाहिए जब यहाँ पर ग्लोबल साउथ टर्म आया इसका मतलब क्या है। तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया और ओसेनिया ये सभी रीजन ग्लोबल साउथ में आता है। लेकिन एशिया में इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को हम एक्सक्लूड रखते हैं और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम एक्सक्लूड रखते हैं। बाकी सब ग्लोबल साउथ में आता है। इन्वेसिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति इंस्टॉल्ड। भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा भुवनेश्वर।
आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन्होंने मिलकर इंडिया का फर्स्ट अराउंड द क्लॉक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन या फिर ग्रेन ATM आप कह सकते हैं, जिसका नाम अन्नपूर्ति है, इंग्लिश में कहेंगे फुलफिलर ऑफ फूड, इसे लॉन्च किया है भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जो 24 घंटे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशरीज की एक्सेस प्रोवाइड कराता है। तो अन्नपूर्ति क्या करता है, एक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड कराता है, जिसके पास भी राशन कार्ड है, चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का हो, वो अपना ग्रेन यहाँ से ले सकता है। ये जो मशीन है ये 50 किलोग्राम तक का ग्रेन डिस्पेंस कर सकती है 5 मिनट में, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर। और जो वेस्टिंग टाइम है वो 70% तक कम हो रहा है इसमें। हु इज़ द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड? NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है राजकुमार चौधरी। आपको जानना चाहिए राजकुमार चौधरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं NHPC लिमिटेड के। NHPC का हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद हरियाणा में है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज रियल GDP फॉर फिस्कल 25? भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार फिस्कल 25 के लिए भारत की वास्तविक GDP का अनुमानित वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 7%। आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जो रियल GDP है वो 7% से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फिस्कल 25 में, यानी कि 24-25 में, जो कि RBI की जो फोरकास्ट है 7.2 उससे थोड़ा सा कम है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने देखा था कि जो ओवरऑल ग्रोथ प्रोजेक्शन है फिस्कल 25 के लिए 7.2% इन्होंने बताया है। हालांकि जो फिस्कल ईयर 25 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इन्होंने 7.1% GDP ग्रोथ बताई है। पहले इन्होंने ज़्यादा बताई थी पर अब 20 बेसिस पॉइंट कम करके 7.1% बताई। हाउ मच कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिड 43 रीजनल रूरल बैंक्स पोस्ट इन फिस्कल 24? फिस्कल 24 यानी कि 2023-24 में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कितना नेट प्रॉफिट अर्जित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है 7,796 करोड़ रुपीस। 43 रीजनल रूरल बैंक्स ने जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 7,796 करोड़ का अर्जित किया है फिस्कल 24 में, जबकि फिस्कल 23 में 6,178 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, यानी कि 26% की वृद्धि देखी गई है। और जो ऐसे RRBs हैं जिनका नेट लॉस हुआ है, ठीक है, वो पहले 6 हुआ करती थी, अब वो केवल 3 रह चुकी हैं। RRBs की स्थापना 1975 में की गई थी ताकि जो वीकर सेक्शन है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। ये बैंक्स 3-वे जॉइंट वेंचर्स होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। मार्च एंड 2024 तक बात करें तो 43 RRBs रहे हैं और जिन्हें स्पॉन्सर किया गया है 12 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स द्वारा, जिनमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। 22,069 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 26 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। Which company has received approval from NCLT for its merger with North East Small Finance Bank? किस कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के लिए NCLT से मंजूरी प्राप्त की है? सही आंसर ऑप्शन ए है स्लाइस। आपको जानना चाहिए कि कंज्यूमर पेमेंट्स एंड लेंडिंग कंपनी स्लाइस, इसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल गई है कि ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक NESFB के साथ मर्ज हो सकता है। तो जो NCLT की गुवाहाटी बेंच है, इसने जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड अमलगेमेशन है गैरेगेपिनियर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इंटरगैलेक्ट्री फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, RGVN माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी की जो ये अमलगेमेशन स्कीम है इसको मंजूरी दे दी है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, CEO राजन बजाज हैं, हेडक्वार्टर्स गुवाहाटी असम में है, टैगलाइन है योर डोर स्टेप बैंकर। विच इंश्योरर हैज रिसेंटली साइंड बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप्स विद 7 डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? हाल ही में किस बीमाकर्ता ने 7 अलग अलग वित्तीय संस्थानों के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इसने 7 अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है। इनमें आई फाइनेंस, बंधन बैंक, कर्नाटक बैंक,
मुथूट मिनी, निवारा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, NSDL पेमेंट बैंक और आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। बैंक इंश्योरेंस आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जहाँ पर कोई इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ पार्टनरशिप में पॉलिसीज़ बेचती है, यानी कि अपनी पॉलिसीज़ बैंक के कस्टमर को ऑफर करती है। तो दोनों को इसमें प्रॉफिट होता है। बैंक तो कमीशन प्राप्त करता है इंश्योरेंस कंपनी से, और वहीं जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जाता है बैंक के थ्रू। द क्रेडिट लाइन ऑन UPI सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय कर्नाटका बैंक इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री? कर्नाटक बैंक द्वारा किस कंपनी के साथ साझेदारी में क्रेडिट लाइन ऑन UPI सेवा शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन ए, नावी। आपको जानना चाहिए कर्नाटका बैंक ने क्रेडिट लाइन ऑन UPI लॉन्च की है। तो इसमें जो बैंक है ये क्रेडिट लाइन ऑन UPI को ऑफर कर रहा है नावी के साथ मिलकर। नावी जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इसके साथ मिलकर। कर्नाटका बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO श्री कृष्णन H हैं, और नावी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सचिन बंसल हैं। Which company has secured a loan of 25.5 billion Japanese yen from Japan Bank for international cooperation for a wind energy project? किस कंपनी ने पवन ऊर्जा परियोजना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से 25.5 बिलियन जापानी येन का ऋण प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपको जानना चाहिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 25.5 बिलियन जापानीज येन यानी कि लगभग 147 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ये जो लोन है ये JBIC का जो ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसिलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव उसका हिस्सा है, और इस लोन की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो 300.3 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि ऑस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक में इसे फाइनेंस करने में यूज़ किया जाएगा। विच इंडियन एयरलाइन वॉज नेम्ड द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया और साउथ एशिया 2024 एट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स? किस भारतीय एयरलाइन को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 में भारत या दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन बी है, विस्तारा। आपको जानना चाहिए इंडियन एयरलाइन विस्तारा या टाटा SIA एयरलाइन लिमिटेड आप इसको कहेंगे, इसे बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 नामित किया गया है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2024 में ये सम्मान इसे लगातार चौथी बार मिला है। 2021 से ही ये अवार्ड इसे मिलता रहा है। वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन में अगर हम बात करें तो विस्तारा 100वें नंबर पर है। एशिया की बेस्ट एयरलाइंस की बात करें तो उसमें 8वें नंबर पर है। इन 2024 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में विस्तारा को 8 अवार्ड्स मिले हैं, जैसे बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट इकोनॉमी क्लास इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट बिजनेस क्लास ऑन बोर्ड कैटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट इकोनॉमी क्लास ऑन बोर्ड कैटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया, क्लीनेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, साथ ही बेस्ट एयरलाइन स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ये सभी अवार्ड इसे मिले हैं। अगर हम वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन की बात करें तो लगातार 8वीं बार ये सम्मान कतर एयरवेज को मिला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर एयरलाइंस आता है, उसके बाद तीसरे पर एमिरेट्स। बेस्ट एयरलाइन इन एशिया की बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस है। बेस्ट एयरलाइंस इन मिडल ईस्ट की बात करें तो कतर एयरवेज है। बेस्ट एयरलाइंस इन अफ्रीका की बात करें तो इथोपियन एयरलाइंस है, और बेस्ट एयरलाइन इन यूरोप रीजन टर्किश एयरलाइन है। फिजी एयरवेज को बेस्ट एयरलाइन इन ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक दिया गया है। वहीं डेल्टा एयरलाइंस को बेस्ट एयरलाइन इन नॉर्थ अमेरिका रीजन दिया गया है। स्काईट्रैक्स एक लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है जो कि एयरलाइन और एयरपोर्ट रिव्यू वेबसाइट रन करती है। विच प्लेटफॉर्म बिकेम द फर्स्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म FOP टू रिसीव द स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस फ्रॉम सेबी? कौन सा प्लेटफॉर्म सेबी से स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रॉपर्टी शेयर। आपको जानना चाहिए कि प्रॉपर्टी शेयर या प्रॉप शेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये फर्स्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म FOP बन गया है, जिसे सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो फर्म को लाइसेंस प्राप्त हुआ है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इस नाम के तहत। मार्च 2024 में सेबी ने नोटिफाई किया था SMREIT रेगुलेशंस, जिसके तहत जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिनकी एसेट वैल्यू 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में है, उन सभी को
जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाया जाएगा। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म आप किस तरह से कहेंगे? देखिए, कोई प्रॉपर्टी है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको ना खरीद कर उसमें कुछ हिस्सा खरीद लेते हैं रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जो इस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं उन्हें फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म कहते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, 100 करोड़ की लागत है उसकी, आपके पास 100 करोड़ नहीं है, तो आपने केवल 1% खरीद लिया, 1 करोड़ रुपए आपने उसमें डालकर 1% हिस्सेदारी आपने उसकी ले ली, ठीक है। अब जो भी उस बिल्डिंग का रेंट वगैरह आएगा तो 1% आपके पास जाएगा उसका हिस्सा। अगर कोई प्रॉफिट हुआ आगे जाकर और प्रॉफिट होता है तो 1% प्रॉफिट आपके नाम हो जाएगा। तो आपने पूरी बिल्डिंग ना खरीद कर आपने उसमें कुछ शेयर ले लिया, 1% ले लिया, 2% ले लिया उस, ठीक है। तो ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराती है उन्हें फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड हैज साइंड MOU विद विच बैंक टू प्रमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन अक्रॉस इंडिया। जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने पूरे भारत में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए SBI है। आपको जाना चाहिए जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत सोलर एनर्जी एडॉप्शन को प्रमोट किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। ये कोलैबोरेशन सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव का हिस्सा है और इसका मकसद है जो कंज्यूमर एंड कमर्शियल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स की जो ब्रॉड रेंज है सोलर एनर्जी सोल्यूशन से संबंधित वो प्रोवाइड की जाए। विच इंश्योरर हैज़ फोर्स्ड अ पार्टनरशिप विद फोनपे टू ऑफर इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस। किस बीमाकर्ता ने तत्काल टर्म बीमा की पेशकश करने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। तो एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है फोनपे के साथ, जिसके तहत इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस अपने कस्टमर को ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो पूरा MOU है इसके तहत एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फर्स्ट इंश्योरर बन गया है जो इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है फोनपे प्लेटफॉर्म के तहत। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। किस राज्य ने छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन है आसाम है। आपको जाना चाहिए असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक नया गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी MMNMA, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी फीमेल स्टूडेंट्स को, ताकि चाइल्ड मैरिज की जो कुप्रथा है उसको हटाया जा सके। ईच एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट जो क्लास 7 में है उसे 1000 रुपये पर मंथ का इंसेंटिव प्राप्त होगा, मैक्सिमम 10 मंथ के लिए मिल सकता है, यानी कि 10,000 रुपये पर ईयर वो प्राप्त कर सकती है। 1250 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 10 मंथ्स के लिए प्रोवाइड होगा उन छात्राओं को जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, और 2500 रुपये पर मंथ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। Who is the chairman of the committee set up by the Indian Home Ministry to ensure the safety of Indian nationals and minority communities in Bangladesh? बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है रवि गांधी। एक 5 मेंबर कमेटी सेटअप की गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि बांग्लादेश अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो भी बांग्लादेश में बॉर्डर साइड में इंडियन नेशनल्स रह रहे हैं, हिंदूज़ रह रहे हैं, अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी और जो है उनकी बनी रहे। तो ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, इसकी अध्यक्षता रवि गांधी कर रहे हैं, जो कि BSF एडिशनल डायरेक्टर जनरल ईस्टर्न रेंज हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़कर भारत में भाग आई। उसके कारण कई उससे पहले भी और उसके बाद भी वायलेंस चलता रहा और हिंदू कम्युनिटीज़ या टेम्पल्स, शॉप्स, इनको टारगेट किया गया कई जगह पर। BSF जो कि 4096 किलोमीटर का जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसको गार्ड करता है, ठीक है। तो इस सब पर नज़र बनाए रखा क्योंकि कई लोग बॉर्डर पर आ गए और भारत में जो है घुसने की कोशिश की उन्होंने, पर BSF ने ऐसा नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हमारा प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट हमको किया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए कमेटी बनाई गई है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए और इन क्विज को अटैम्प्ट कर लिया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो ये हमारा नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज देखिए, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।